हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा टाइम पर, एंड साथ ही साथ में आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एंड आई एम होपिंग सो कि आपकी एनसीईआरटी आप बिल्कुल चप्पा चप्पा झान के पढ़ रहे होंगे, ना सिर्फ चैप्टर की थ्योरी के साथ में आप क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे। एंड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो अंदर चैप्टर के अंदर जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, कुछ कुछ जगह पर आपको लाइन्स में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आप उनको भी सॉल्व करते होंगे एंड साथ में बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी करते होंगे, क्योंकि बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी नीट एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें एनसीईआरटी का एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, एक लाइन भी नहीं छोड़नी है, दैट आर ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन है बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है, यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है और ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो देखने से पहले आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना, वन शॉट वीडियोज़ लगाकर या फिर पार्ट वाइज वीडियोज़ लगाकर। मैं भी इसके ऊपर सेशन करने वाली हूँ, तो आप मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा मेरा सेशन कब है? बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है एकता सोनी, मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं बिकॉज हमें आपका लव एंड सपोर्ट बिल्कुल चाहिए है, क्योंकि योर लव एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन के साथ में, बाय लुकिंग एट अ प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 और C4, व्हाई एंड हाउ। यार तुम देखो, एक्सटर्नली अगर किसी प्लांट को देखकर तुम बता सकते हो, कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर आप किसी प्लांट को एक्सटर्नली देखते हो, बाहर से देखते हो, तो मतलब तुमको पता चल पाता है क्या कि ये C3 है या फिर ये C4 है? कोई ऐसा एक्सटर्नल फीचर जो हमें पता लगा सके कि ये C3 और C4 है? ऐसा मैंने तो कुछ नहीं देखा यार। तुम्हारे सामने इतने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये C3 और C4 है? जस्ट एक्सटर्नल फीचर्स देखकर क्या तुम पता लगा सकते हो? डेफिनेटली नॉट। लेकिन हाँ, अगर हमें इंटरनल फीचर्स दिए जाएं तो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों, हम थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस एरिया में प्लांट रह रहा है, उस एरिया को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये C3 है, C4 है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बच्चों C4 की, तो C4 जो होते हैं वो कौन से एरियाज़ में रहते हैं? वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं। कौन से एरियाज़ में रहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर तो उनका क्लाइमेट कैसा होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में C4 प्लांट आपके रह रहे होते हैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ, ट्रॉपिकल एरियाज में जितने भी प्लांट्स आपको दिखेंगे वो मेजॉरिटी में C4 ही दिखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप बता सकते हो, लेकिन यू कांट आइडेंटिफाई जस्ट बाय सीइंग द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ प्लांट। ओके, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये C3 है या C4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, हम नहीं इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम नहीं इसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कि बाय लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 एंड C4। मतलब पहले वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से पूछ लिया था कि कैन यू आइडेंटिफाई द C3 एंड C4, एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर पता लगा सकते हैं कि ये C3 और C4 है। तो यार इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर ज़रूर हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी होती है। कैसी होती है? क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है ना, C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी होती है, जबकि C3 प्लांट में कोई क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है। या आपको पता है कि C4 प्लांट में 2 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है आपके पास में मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के नीचे जो होता है आपके पास में बंडल शीथ सेल होती हैं। तो 2 सेल्स आपके पास में प्रेजेंट होती हैं। तो मीजोफिल सेल यहाँ होती हैं और आप बता सकते हैं बंडल शीथ यहाँ होती हैं। ठीक है, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। ठीक है, जबकि आपकी जो C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की सेल होती है, दैट टाइप ऑफ द सेल इज कॉल्ड मीजोफिल सेल। ठीक है, तो आपको पता है कि जब C4 प्लांट में एक्चुअली क्या होता है, C4 प्लांट में जो CO2 होती है एनवायरनमेंट वाली, वो CO2 जो होती है ना बच्चों, वो यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनाती है वो 4 कार्बन कंपाउंड्स वाला होता है, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाती है। किसके साथ में जुड़कर बच्चों?
PEP के साथ में जुड़कर जो होती है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन वाला अमाउंट बना रही होती है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाती है। फिर ये इसके अंदर जाता है मैलिक एसिड के फॉर्म में, फिर मैलिक एसिड जो होता है ना उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना। तो वो हमारा जो C3 साइकिल होता है, केल्विन साइकिल जो होता है वो बंडल शीट्स में चल रहा होता है। केल्विन साइकिल हमेशा बंडल शीट्स में चल रहा होता है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्रेन्स एनाटॉमी मतलब सॉरी C4 प्लांट्स के अंदर बंडल शीट्स में चल रहा होता है केल्विन साइकिल। जबकि आप C3 प्लांट में देखेंगे केल्विन साइकिल कहाँ चलता है, सेल ही एक है तो ऑब्वियसली बात है केल्विन साइकिल कहाँ चलेगा, मेसोफिल सेल के अंदर चलता है। तो यहाँ पर मेसोफिल सेल होती है और यहाँ पर ये होती है। साथ ही में अगर आप C4 प्लांट देखेंगे तो C4 प्लांट की जो लीफ होती है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि उसके लीफ का जो पूरा टिश्यू होता है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। उनका जो मेसोफिल टिश्यू होता है ना, मतलब वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। कैसे? उनके पास बच्चों स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी होते हैं और पेलिसेड पैरेन्काइमा भी होते हैं। तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा हमारे पास 2 टाइप का होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पेलिसेड पैरेन्काइमा, है ना। दोनों टाइप के पैरेन्काइमास जो होते हैं वो आपके अंदर लीफ में प्रेजेंट होते हैं और ये होती है C4 प्लांट की लीफ। लेकिन अगर आप C3 प्लांट की लीफ देखेंगे तो उसके अंदर लीफ के अंदर जो उनका मेसोफिल होता है, उनका पूरा मेसोफिल टिश्यू होता है वो सिर्फ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में ही डिवाइडेड होता है, वहाँ पर कोई पेलिसेड नहीं होता, है ना। तो पेलिसेड नहीं होता, तो इससे आप देखकर पता लगा सकते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट C3 है या फिर C4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन द C4 plant carry out the biosynthetic Calvin pathway yet they are highly productive, can you discuss it why? देखो यार, वैसे हमारे पास ये बोला गया कि जो C4 प्लांट होते हैं, इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन C4 plant कैरी आउट द बायोसिंथेटिक कैल्विन पाथवे, है ना। C4 प्लांट के अंदर जो आपका कैल्विन पाथवे होता है ना बच्चों, यस बच्चों, C4 प्लांट का जो कैल्विन पाथवे होता है वो बहुत कम सेल्स में चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। आपको पता है कि जो कैल्विन साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल में ही हम आगे जाके क्या करते हैं, CO2 बना रहे होते हैं ना, मतलब जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर वहाँ से ही कैल्विन साइकिल के थ्रू ही क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बन रहा होता है ना। यही तो होता है, कैल्विन साइकिल के थ्रू ही हमारे पास ग्लूकोज बन रहा होता है। तो हाईली प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा उतना हाईली प्रोडक्टिव है प्लांट। लेकिन ये प्लांट इतना ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है जबकि ये कैल्विन साइकिल बहुत कम सेल्स में होता है। ऐसा भी नहीं कि पूरे प्लांट में कैल्विन साइकिल हो रहा है, नहीं। आपको पता है कि इनके अंदर जो बंडल शीट सेल्स होती हैं और साथ में मेसोफिल सेल्स होती हैं, 2 तरीके की सेल्स होती हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर यहाँ पर ये कैल्विन साइकिल नहीं होता है, जबकि C3 में तो मेसोफिल में ही होता है। यहाँ पर मेसोफिल में नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है, यहाँ पर होता है बंडल शीट के अंदर, है ना, ग्लूकोज का बन रहा होता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो यार, बता सकते हो कि यहाँ पर ना इनके पास में एक मैकेनिज्म होती है जिसकी हेल्प से इनके सिंथेसाइज, मतलब जहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है उस सिंथेसिस साइट के ऊपर वहाँ पर उस पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाती है CO2 की। तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द CO2 कॉन्सेंट्रेशन एट द साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम कौन सा होता है बच्चों? रुबिस्को एंजाइम जो होता है ना, जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इनके पास अपनी मैकेनिज्म होती है जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, CO2 को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज कर देते हैं? आपको पता है कि जो मेसोफिल सेल होती है बच्चों, यहाँ पर तो CO2 आएगी एनवायरनमेंट से, और बंडल शीट सेल के अंदर तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि बंडल शीट सेल में ही यहाँ पर क्या होता है, आपका कैल्विन साइकिल चल रहा होता है। तो यहाँ पर आपका वैसे CO2 रिलीज हो गया होता है, तो CO2 यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो दोनों साइड CO2 ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है एट द साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के साइड पे CO2 बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी तो हाई होगी ही होगी। मेसोफिल सेल्स जो होती है ना बच्चों, ये क्या करती है, बंडल शीट सेल के अंदर ब्रोकन डाउन हो जाती है एंड इससे क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। सेम रीज़न कि आप बोल सकते हैं कि बंडल शीट सेल में भी यहाँ पर CO2 का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि क्या होता है बच्चों, इंट्रा सेलुलर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, इंट्रा सेलुलर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है ना, डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से बढ़ जाती है। नंबर 3 इज कि रुबिस्को जो होता है, ये जो एंजाइम होता है, दिस एंजाइम विल वर्क, मतलब ये कैल्विन साइकिल में काम करता है, और कैल्विन साइकिल बंडल शीट सेल्स के अंदर होती है, BSC के अंदर होती है। तो बंडल शीट सेल्स में जो रुबिस्को एंजाइम काम करता है ना, ये क्या करता है एक्चुअली, ये इट फंक्शंस एज अ कार्बोक्सिलेज।
ज़्यादा कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव ज़्यादा करता है ये, ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कम करता है। क्यों? क्योंकि जो रुबिस्को की एफिनिटी होती है, रुबिस्को सबसे ज़्यादा अटैच किससे होने की मतलब नेचर रखता है, इसके पास ज़्यादा नेचर होती है कि ये जो है CO2 के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, ऑक्सीजन के प्रति कम रहता है। तो होता क्या है कि कार्बोक्सिलेज का नेचर इसमें ज़्यादा है। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीनेज, है ना। तो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कार्बोक्सिलेज वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है क्योंकि CO2 के प्रति एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है रुबिस्को, है ना। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, CO2 के प्रति ज़्यादा एफिनिटी होती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका हाईली प्रोडक्टिव, क्योंकि CO2 के प्रति ज़्यादा एफिनिटी होगी तो रुबिस्को CO2 के साथ में ज़्यादा अटैच होगा। CO2 के साथ में रुबिस्को जितना ज़्यादा अटैच होगा उतना ही ज़्यादा केल्विन साइकिल होगा, है ना। केल्विन साइकिल में क्या होता है, केल्विन साइकिल में जो एनवायरमेंटल CO2 होती है वो रुबिस्को के साथ में अटैच हो जाती है, रुबिस्को के साथ में अटैच होकर फिर आगे जाके वो प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं और यही केल्विन साइकिल होता है ना। बाद में लास्ट में जाके ग्लूकोज बन जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, हमारे पास जितना ज़्यादा रुबिस्को CO2 से अटैचमेंट करेगा, CO2 का अमाउंट जितना ज़्यादा बढ़ा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ा रहेगा एंजाइम की साइट के ऊपर, उतना ही ज़्यादा CO2 रुबिस्को के साथ में अटैचमेंट शो करेगा एंड केल्विन साइकिल परफॉर्म करेगा, है ना। उसी के साथ में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, एंड इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस मेक C4 प्लांट्स मेक मोर प्रोडक्टिव। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता भी ज़्यादा है, C4 प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी या फिर हम बोल सकते हैं इसमें जो एफिनिटी होती है, हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी होती है, वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, रुबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स बोथ एज अ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। व्हाई डू यू थिंक रुबिस्को कैरीज आउट मोर कार्बोक्सिलेशन इन C4 प्लांट? तुमको क्यों लगता है कि C4 प्लांट में ज़्यादा कार्बोक्सिलेशन होगा? लाइक पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट आ सकता है कि क्यों ज़रूरी है कि भाई C4 प्लांट जो है ना उसके अंदर कार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा और C3 में कार्बोक्सिलेशन कम होगा, ऐसा क्यों ज़रूरी है ना। तो यार देखो, C4 प्लांट के अंदर एक्चुअली क्या होता है, इनके पास में एफिनिटी, आपको पता है रुबिस्को की एफिनिटी जो होती है, रुबिस्को की एफिनिटी जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, CO2 के लिए ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के लिए कम होती है। इसीलिए बच्चों ये क्या करता है, CO2 जहाँ पे ज़्यादा होता है ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करने लगता है, और मान लो जहाँ पे CO2 कम हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, तो ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करने लगता है ना, ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करने लगता है। अब मीजोफिल सेल्स जो होती है ना, उनके पास में, जैसे अपन C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट में दो तरीके की सेल्स है, एक होती है मीजोफिल सेल, एक होती है बंडल शीट सेल। तो मीजोफिल सेल के अंदर आपको पता है कि ये एंजाइम होता नहीं है, ये एंजाइम कहाँ होता है, बंडल शीट सेल के अंदर होता है, बंडल शीट सेल में ही आपका केल्विन साइकिल चल रहा होता है। तो मीजोफिल सेल के अंदर तो ये एंजाइम होता नहीं है, बट ये बंडल शीट के अंदर मिलता है ना, केल्विन साइकिल बंडल शीट के अंदर हो रहा होता है। तो हमारे पास में बंडल शीट के अंदर केल्विन साइकिल हो रहा होता है। रुबिस्को जो होता है ना बच्चों, वो एक ऑक्सीजनेज की तरह भी बिहेव कर सकता है अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई तो, और ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है जब कॉन्सेंट्रेशन CO2 की ज़्यादा हो गई तो। मीजोफिल सेल की बात करें तो इन मीजोफिल सेल के अंदर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, क्योंकि आपको पता है C4 प्लांट को C4 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन वाला कंपाउंड पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। स्टेबल कैसे कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट से आई जो CO2 होती है ना, उसको कौन अपने आप के साथ में अटैच करता है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास 3 कार्बन होते हैं, और 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम बोल देते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, दैट इज पेप। पेप के साथ में कंडक्ट ये फ्यूज होकर क्या बना देगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड होता है। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होती है वो मीजोफिल सेल से किस में जंप कर जाता है, बंडल शीट सेल के अंदर, और वो ऐसे जंप नहीं करता, वो मैलिक एसिड के फॉर्म में जंप करता है। यहाँ ये मैलिक एसिड के फॉर्म में जंप कर जाता है, एंड उसके बाद में बच्चों ये मैलिक एसिड के फॉर्म में ये बंडल शीट सेल के अंदर आ जाता है। अब ये बंडल शीट सेल के अंदर बच्चों इस मैलिक एसिड से क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, CO2 हट जाता है। जैसे ही मैलिक एसिड भी क्या है, 4 कार्बन वाला, अगर इससे डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है एक CO2 हटा दूं, एक कार्बन हटा दूं, तो बच गए पीछे 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन जो होते हैं बच्चों वापस से 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट PEP फॉर्म कर देते हैं, है ना। तो ये जो होता है इसमें इस तरीके से हो जाता है, ये मैलिक एसिड को हमने कन्वर्ट कर लिया बंडल शीट सेल के अंदर, डीकार्बोक्सिलेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड को हमने केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करवा दी। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से रिमूव हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन से, ये केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है, और केल्विन साइकिल में एंटर करने से ग्लूकोज आगे जाके फॉर्म हो जाता है। तो ये ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर CO2 का अमाउंट बढ़ाया गया। अब आप देखो ना ज़रा सा, मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल,
ठीक है, मीजोफिल और बंडल क्षेत्र दोनों ही जगह पर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है। अब CO2 ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी तो हाई होगी, और रुबिस्को ज़्यादा कार्बोक्सिलेशन की तरह बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि रुबिस्को के लिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया है, इसलिए वो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। कैसे बढ़ाया गया है? डीकार्बोक्सिलेशन हमने बंडल शीट में किया इसलिए। ओके जी, तो आगे हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सपोज देयर वर प्लांट्स that had a high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A. Would it carry out photosynthesis? Then why do plant have chlorophyll B and other accessory pigments? So देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर कोई बोले तुम्हें कि हम ना तुमको क्लोरोफिल A नहीं देंगे, बाकी तुम सारे पिगमेंट ले जाओ, बाकी तुम क्लोरोफिल B ले जाओ, तुम कैरोटिनॉइड ले जाओ, तुम बाकी के जितने एसेसरी पिगमेंट्स है ले जाओ, क्या तुम फोटोसिंथेसिस कर सकते हो? तो करा के मत आ जाना भाई, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ए इज अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर है, वही तो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो, और सनलाइट को ट्रैप करके ये एनर्जी किसको पास करता है? क्लोरोफिल बी को। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्लोरोफिल बी इसलिए है कि क्लोरोफिल ए जिस दिन काम नहीं करेगा तो क्लोरोफिल बी कर लेगा। ये वाली चीज़ें बेटा रियल लाइफ में होती हैं, प्लांट्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट के साथ में ऐसा होता है कि क्लोरोफिल ए विल बी द रिएक्शन सेंटर। अगर ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, इसका होना बहुत मैंडेटरी है। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट ट्रैप्स, ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है डेफिनेटली, ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करता है। एंड एसेसरी पिगमेंट जो क्लोरोफिल बी होते हैं और बाकी के जो पिगमेंट्स होते हैं ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल ए ने जो सनलाइट ट्रैप करी है वो सनलाइट या फिर वो एनर्जी क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल बी को, बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स को दी जाती है, तो वो क्या करते हैं? उस एनर्जी को और ज़्यादा मतलब एक से एक में ट्रांसफर करते जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए ने वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी? क्लोरोफिल बी को, फिर आगे एसेसरी पिगमेंट्स को। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल बी और एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ट्रांसफर एनर्जी। ये एनर्जी, जो एनर्जी कहाँ से मिली है? क्लोरोफिल ए से, ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, है ना। तो क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो इन सारे पिगमेंट्स का होता है। साथ ही साथ में सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सनलाइट एब्जॉर्ब भी करते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड अपनी एनर्जी जो होती है, जो उन्होंने सनलाइट से ली है क्लोरोफिल बी और अदर एसेसरी पिगमेंट्स से, इन्होंने ये जो एनर्जी ली है ये एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे दी जाती है, रिएक्शन सेंटर को दे दी जाती है। सो ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, व्हाई इज द कलर ऑफ लीफ केप्ट इन द डार्क फ्रीक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन? विच पिगमेंट डू यू थिंक सो इज मोर स्टेबल? देखो यार, अपन को पता है, अपन को क्या पता है, वाई इज द कलर ऑफ लीफ केप्ट इन द डार्क फ्रीक्वेंटली येलो एंड पेल ग्रीन। जिस लीफ को या जिस प्लांट को आप देखना, आप ना मतलब ऐसे थोड़ा फोकस करना कभी कि रियल लाइफ में होता क्या है ना, रियल लाइफ में होता क्या है ना कि जब अपन प्लांट को कहाँ रखते हैं, मतलब डार्क में रखते हैं, या फिर हमारा प्लांट सनलाइट में अच्छे से पड़ा रहता है, बहुत अच्छी सनलाइट हमारे प्लांट को मिल रही होती है, तो उसकी जो लीफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, मतलब खिली खिली रहती हैं, एकदम से डार्क ग्रीन कलर की रहती हैं, है ना। लेकिन जब हमें ये हो जाता है कि बच्चों हमारी जब हमने एक प्लांट को सनलाइट से हटाकर कहाँ रख दिया, रूम के अंदर ला के रख दिया, हम सोच रहे हैं कि वो प्लांट ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा? वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली जो प्लांट अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली वो प्लांट मर जाएगा, है ना। अगर उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली जो उसको रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली बात है प्लांट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी ना, मरेगा या तो प्लांट। तो होता क्या है ना कि जो लीफ होती हैं वो ग्रीन से कैसी बन जाती हैं? पेल येलो कलर की, पेल ग्रीन कलर की। वो ग्रीन कलर जो डार्क होता है वो लाइट पड़ता जाता है, येलो पड़ता जाता है, और येलो पड़ने का रीज़न होता है कि उसके पास ना क्लोरोफिल के अलावा भी और पिगमेंट्स होते हैं, समझ पा रहे हो। तो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्योंकि हमने डार्क में रख दिया हमारे प्लांट को, तो यहाँ पर उस प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। किसमें? फेल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के अंदर फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर लाइट का एब्सेंस हो गया, एब्सेंस ऑफ लाइट के एब्सेंस की वजह से बच्चों वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ये जो होता है इस वजह से क्या होगा? लाइट एनर्जी को अगर ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से कलर क्या आ जाएगा? येलो कलर, है ना।
येलो कलर आ जाता है इसमें, जो पेल ग्रीन होता है वो आ जाता है ना, इस वजह से आ जाता है। एंड ये पता किसकी वजह से आता है, यहाँ पर क्योंकि क्लोरोफिल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो कैरोटेनॉइड जो बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर कैरोटेनॉइड जो होता है, कैरोटेनॉइड ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कैरोटेनॉइड एक्टिव होने की वजह से येलो पेल ग्रीन का हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट लीव्स ऑफ द सेम प्लांट ऑन द शेडी साइड एंड कंपेयर इट विद द लीव्स ऑन द सनी साइड। तो तुम्हें क्या बोला है कि ये लीफ है, ये लीफ शेडी साइड में है जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, और कुछ ऐसी लीफ है जो आपकी शेडी साइड में नहीं है, वो कहाँ पे है, सनी साइड में है। तो आपको उनको कंपेयर करना है, और कंपेयर द पॉटेड लीफ, पॉटेड प्लांट केप्ट इन द सनलाइट विद दोज इन द शेड। एक ही बात है, पॉटेड प्लांट का मतलब हो गया बच्चों जिसको हमने पॉट में डाल के बाहर सनलाइट में रख रखा है, और एक ऐसा हो गया जिसको शेडेड रख रखा है, मतलब अंदर की साइड रख रखा है। हमें कंपेयर करना है। तो ये शेडेड रीजन में है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही, और ये सनी रीजन में है जहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है। विच ऑफ देम हैज़ लीव्स दैट आर डार्कर ग्रीन। देखो यार सिंपल सी बात है, अभी सेम पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। अगर कोई प्लांट सनी एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ पर सनलाइट उसको अच्छे से मिल रही है, तो वहाँ पर उनका क्लोरोफिल जो है वो बढ़िया से एक्टिवेटेड रहेगा। क्लोरोफिल पिगमेंट अगर अच्छे से एक्टिवेटेड रहेगा तो उसका उतना ही ग्रीन कलर मिलता जाएगा, ग्रीन कलर मिलता जाएगा। सिंपल सी बात है ना, ग्रीन कलर मिलेगा, दोनों ग्रीन होंगी लीफ, ग्रीन ही लीफ रहेंगी ये, और साथ साथ में ये भी जो है वो भी ग्रीन ही रहेंगी, क्योंकि इसमें भी तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो दोनों में है, ग्रीन लीव्स रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग लाइट के जब स्ट्रॉन्ग लाइट ज़्यादा आती है, मतलब सनलाइट ज़्यादा आती है, तो सनलाइट क्या करती है ना बच्चों, जब इसमें सनी रीजन में रखा हुआ जो प्लांट होता है, इसकी लीफ के अंदर क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है। ओरिएंटेशन हो सकता है कि बच्चों उनका ओरिएंटेशन कैसा हो, इरेगुलर ओरिएंटेशन होता है, कभी कभी इधर उधर पड़े रहते हैं हमारे क्लोरोफिल, या फिर हो सकता है इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल होता हो, वर्टिकल ओरिएंटेशन होता हो। तो वर्टिकल ओरिएंटेशन की होने की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट का वर्टिकल ओरिएंटेशन हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन डिपेंड करता है, और साथ साथ में बच्चों जो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, फोटो ऑक्सीडेशन वो होता है क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पर सनी रीजन के अंदर फोटो ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, और हमारे पास में नॉन ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, शेडेड रीजन में। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं नॉन ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का इसके अंदर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे शेडी रीजन में रहते हैं बच्चों, ये डार्क कलर के होते हैं, और ये जो होते हैं थोड़े से लाइट कलर के होते हैं, ठीक है। डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल का जो जमाव होता है, क्लोरोफिल जो होती हैं वो ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है डार्क लीव्स में, और लाइट लीव्स में क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका हो जाता है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि फिगर 11.10, भाई फिगर कहाँ है इसका, चलो इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चों आपके पास में दिया हुआ है कि गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग C3 एंड C4 पाथवे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, एंड एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4। तो देखो C3 और C4 में क्या फ़र्क होता है यार, C3 C4 पाथवे में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहली बात, C3 के अंदर जो होता है ना, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर। C3 को C3 क्यों कहते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RUBP। RUBP क्या है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। इससे क्या होता है, 6 कार्बन वाला एक स्टेबल, 6 कार्बन वाला तो नहीं बनता, लेकिन 6 कार्बन वाला नहीं बनता, मतलब 3 कार्बन वाला ही स्टेबल कंपाउंड बनता है, लेकिन वो कंपाउंड 2 बनते हैं। 3 कार्बन वाला ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा, बट वो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर हम C4 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होता है यहाँ पर, इस पेप जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट वो होता है स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, C4 के अंदर क्या होता है, OAA, दैट मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, आगे हम बात करेंगे कि बच्चों इसके अंदर जो C3 साइकिल होता है वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल के अंदर। यहाँ पर जो C3 साइकिल होता है, केल्विन साइकिल होता है, वो कहाँ होता है, बंडल शीथ में। लेकिन अगर अपन बात करें पूरे साइकिल की कि C3 पाथवे कहाँ होता है, मीजोफिल के अंदर, C4 पाथवे कहाँ होता है, 2 सेल्स में होता है। पहली सेल होती है मीजोफिल के अंदर, एक तो मीजोफिल होता है, मीजोफिल के साथ साथ में बच्चों बंडल शीथ सेल्स भी होती हैं, बंडल शीथ सेल्स उसमें भी होता है ना। साथ साथ में बच्चों यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन जो होते हैं, कार्बन का जो फिक्सेशन होता है दैट इज स्लोअर, और यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन थोड़ा फास्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन फिक्सेशन का मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। कार्बन फिक्सेशन इज स्लोअर एंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन फिक्सेशन इज फास्टर। टडा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में। बड़ा ही सिंपल सा यार, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये दोनों ही क्या है, लाइट रिएक्शन होती हैं। लाइट रिएक्शन के दोनों पार्ट होते हैं। लाइट रिएक्शन 2 हिस्सों में होती है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में। आपको पता है कि जो साइक्लिक होता है उसमें क्या होता है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है। देखो, फोटो सिस्टम्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो साइक्लिक के अंदर हमेशा कौन सा फोटो सिस्टम होगा, PS1 विल बी इन्वॉल्व्ड। नॉन साइक्लिक में कौन इन्वॉल्व रहेगा, PS1 एंड PS2 दोनों क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम साइक्लिक की बात करें बच्चों, यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है, ATP प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो होता है ना बच्चों, ATP के साथ साथ ATP एंड NADPH2 इसका भी प्रोडक्शन होता है, ये दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके साथ साथ में बच्चों हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आपको पता हो तो हमारे पास में जो नॉन साइक्लिक होता है जिसको हम Z रिएक्शन कहते हैं, उस Z रिएक्शन के अंदर जो फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स यहाँ पे होता है, और यहाँ पर फोटोलिसिस नहीं होता है, फोटोलिसिस वाटर नहीं होता है। साथ में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोज साइकिल में मूव करते हैं, जैसे साइकिल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइकिल नहीं बनाते हैं, यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में इस तरीके से मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, मूव इन क्लोज्ड सर्किल, और यहाँ पर क्लोज सर्किल नहीं बनता। ठीक है, ये हो गया आपका बी का भी आंसर। सी का देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4। C3 और C4 का एनाटॉमी देखते हैं बच्चों। देखो यार, C3 और C4 दिखते कैसे हैं एनाटॉमी के अंदर। सबसे पहला इसमें क्रेन्स एनाटॉमी ना होती, यहाँ क्रेन्स एनाटॉमी होती, क्रेन्स एनाटॉमी होती। ठीक, अगर इनकी बात करें बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके पास में डाइमॉर्फिक होते हैं, इनके डाइमॉर्फिक नहीं होते C3 के अंदर, जबकि इनके पास में डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है बच्चों कि ये जो होते हैं सेंट्रीपिटली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड जो उनकी बंडल शीथ का जो साइज होता है वो भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर नॉट डाइमॉर्फिक, एंड यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक और सेंट्रीपिटली अलाइंड रहते हैं, मतलब सेंटर में अलाइन रहते हैं। ठीक है, डाइमॉर्फिक का मतलब होता है बच्चों कि कुछ क्लोरोप्लास्ट छोटे, कुछ क्लोरोप्लास्ट बड़े, है ना, इस तरीके से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक एंड ऑर्गेनाइज सेंट्रीपिटली। और ये सब चीज़ें बेटा आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि जब आप बंडल शीथ सेल्स को, मेसोफिल सेल्स को देखते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट अलग होता है ना, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट अलग होता है, और वो इस तरीके से क्रेन्स एनाटॉमी बनाए रखती है ना। तो आप क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो उसमें कि उसमें क्लोरोफिल कैसा है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मीजोफिल कैसी हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं, वो सब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो डाइमॉर्फिक होता है C4 के अंदर, क्योंकि C4 में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, मीजोफिल भी होता है, बंडल शीथ सेल्स भी होती है। C3 में कोई अलग तरीके की सेल नहीं होती, खाली क्या होता है,
मेसोफिल सेल्स। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। मेसोफिल सेल्स जो होती है इनके पास में इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ मिलेंगे? C3 में या C4 में? इंटरसेलुलर स्पेस C3 के अंदर मिलते हैं। मेसोफिल सेल्स अकर इंटरसेलुलर स्पेस, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है बट C4 के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, बोल सकते हैं। ये हो गया बेटा 9th क्वेश्चन, है ना। आई होप सो कि यहाँ तक आपके हो गए क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यार फिगर मेंशन नहीं है, फिगर हमको मेंशन करना पड़ेगा बट हम करेंगे, डोंट वरी। देखो आपको ना कुछ फिगर ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना। ये इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके है। भाई उल्टा बना दिया, ठंडी नहीं बनती बच्चों। लाइफ में कुछ भी करवा लो बट ये लाइनें मत खिंचवाओ हमसे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, इससे ज़्यादा सीधा नहीं बना पा रही बच्चों में। तो यहाँ पर क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिखना होता है आपको? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट। यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों जी, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जो आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रेट जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट जाकर और फिर स्टेबल हो जाओ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, है ना। तो होता क्या है, ये बी वाला पोर्शन है, ये ए वाला पोर्शन है और ये सी वाला पोर्शन है और यहाँ पे डी वाला पोर्शन है। यहाँ से पूछा गया है कि एट विच पॉइंट ए बी और सी इन द कर्व इज लाइट लिमिटिंग फैक्टर। लाइट जहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है, कौन सा है पॉइंट जहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है? देखो यार, आपको पता है लाइट लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि फोटोसिंथेसिस की रेट डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। देखो ए के ऊपर क्या होता है, जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाती है। एक्स एक्सिस पे जैसे चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वाई एक्सिस पे भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। साथ साथ में ये जो बी वाला पोर्शन होता है, इस बी वाले पोर्शन का भी 50% हमने ले रखा है यहाँ पर। तो बी वाले पोर्शन का 50% भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ए वाला भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक रेट, क्योंकि हमारी फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि ए और 50% ऑफ बी वाले पॉइंट के ऊपर लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब अगर मैं यहाँ पर लाइट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करूंगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या बोल सकते हैं, ए एंड 50% ऑफ बी, ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं। नंबर 2 इज व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए। अभी तो बताया रीजन ए के अंदर क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है। सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर तो लाइट हो गया। साथ में बच्चों CO2 भी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होता है एंड साथ में बच्चों पानी भी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है रीजन ए के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर व्हाट डू सी एंड डी रिप्रेजेंट। सी और डी किस पे क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यार, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी रिप्रेजेंट करता है स्टेज बियॉन्ड विच लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। सी ऐसा स्टेज है जहाँ पर उसके आगे लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। ये एक लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। सी इज द पॉइंट बियॉन्ड विच द लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। सी वाला पॉइंट हो गया। अगर हम डी की बात करें तो डी के ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, डी जो होता है वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस को। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जो है, चाहे तुम कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो हम बोल सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी विल नॉट अफेक्ट दी फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी लाइट की इंटेंसिटी। कहाँ पर? नंबर पॉइंट डी के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं बच्चों। ये था आपका इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट्स में लिखना कोई भी डाउट आया है, प्लीज़ 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 लिखना। आई वुड लव टू रिजॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।